मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं, लोकतंत्र में कुछ नहीं है, राज्यपाल के पद को खत्म कर देना चाहिए। मनीष सिसोदिया वही नेता है ना जिनको 17 मंत्रालय मिला था, और 17 मंत्रालय मिलने के बाद मनीष सिसोदिया क्या किए, सारे मंत्रालय में इतने घोटाले किए कि जेल के अंदर चले गए। बाहर आए तो एक सोफा के पास ईंट लगा करके ये दिखा दिया कि सोफा में तो हमारा ईंट लगा हुआ है, हम तो इतने ईमानदार हैं कि हमें तो जेल से बीजेपी के साजिश ने दिलवाया। तो भाई क्लीन चिट तो आपके हाथ में है, क्लीन चिट नहीं, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अरे विपक्ष तो खुद खत्म हो रहा है, विपक्ष को खत्म कौन करेगा? राहुल गांधी विपक्ष को खत्म करने के राह पे कदम रख दिया है। आपको मैं पिछली बार भी कहा था कि राहुल गांधी पे मेंटली इतना प्रेशर है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। हर साल चुनाव के बाद उनको थाईलैंड जाना होता था, लेकिन इस बार देश की जनता नाइंसाफी की है। इस बार उनको नेता प्रतिपक्ष मजबूत कर करके इस बात का प्रमाण दे दिया कि राहुल गांधी जैसे बिना दिमाग वाले लोगों को भी काम करना पड़ेगा, और जब बिना दिमाग वाले लोग काम करने पे उतर जाएंगे, ये थाईलैंड नहीं जाएंगे, ये रिलैक्स नहीं होंगे, तो संसद भवन में आप देखिए इनको नींद आ रही है। संसद भवन में ये सोने का काम करते हैं पत्रकार महोदय। इनको देश की जनता जूता मार करके जगाएगी इस बार। और प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ना तो ये बंगाल के लिए लड़ रही है, ना पश्चिम बंगाल के लिए आवाज उठा रही है, ना ये यूपी के हाथरस से लेकर के अयोध्या कांड तक कुछ बोलती है। ये क्या बोलती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब लड़की हूँ चुनाव लड़ सकती हूँ, और कुछ नहीं लड़ेगी ये। अच्छा, लेकिन मनीष सिसोदिया ने भी बोला कि बीजेपी का बस चले तो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको ही जेल में डाल देगी। अरे मनीष सिसोदिया को बिल्कुल पता चल गया है, जब ये सारे लोग मिलते हैं तो ये एक दूसरे का आपस में फोन चेक करने लगे हैं, तो देख लिया कि अरे प्रियंका गांधी पे भी घोटाला का आरोप है, तो अगला ईडी सीबीआई का गाड़ी का मोड़ उसी के तरफ है। तो इनको पता चल जाएगा कि ये किस छोर पर जा रहे हैं, और अगर आने वाले समय में वो सारे अंदर होंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे तो वो अंदर होंगे ही। इसमें मनीष सिसोदिया क्या क्या है, और मनीष सिसोदिया तो इस बात का प्रमाण है, वो तो खेप करके आया है कि हम भ्रष्टाचारी थे तो हम जेल के अंदर से आए हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस भी भ्रष्टाचार किया है तो इनको भी जेल जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा रहा तो मनीष सिसोदिया को भी इस देश की जनता को के उद्धार के लिए, दिल्ली के उद्धार के लिए फिर से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्रांतिकारी हैं जो हमेशा जेल के अंदर बंद रहेंगे। लेकिन वही मनीष सिसोदिया कहते हैं कि राज्यपाल का जो पद है लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र पे बोझ है। नहीं देखिए, मनीष सिसोदिया कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जेल में जाने के बाद कुछ ऐसा चीज मिला है कि पगला गए हैं। अच्छा, क्या मिला है? अब वो बताएंगे ना कि क्या ऐसा योगी जी और मोदी जी ने दे दिया है। मतलब बीजेपी ने ही अरेस्ट करवाया है। मैम बता रहे ना, अरेस्टिंग का काम किसका है? हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि आरोप सिद्ध करना है। आरोपी आज भी है, जमानत मिला। सबसे बड़ा कारण है कि मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि भारत के राज्यपाल या किसी भी राज्यपाल जो भी होते हैं उनको हटाने का काम करना चाहिए। लोकतंत्र में राष्ट्रपति का जो दायां हाथ होता है वो राज्यपाल होता है, जो पूरे राज्य को चलाने का काम करता है। आप चाहते हो कि राज्यपाल को हटाकर मनमानी करना चाहते हो। जो लोकतंत्र की बात करते हैं वही लोकतंत्र को मारने का काम करते हैं और संविधान की हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो देश के संविधान को बचाएंगे। दूसरा, मनीष सिसोदिया तय कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे डुबाना है। डुबाने का काम मनीष सिसोदिया ने स्टार्ट कर दिया है। संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया है, अगला नंबर आतिशी मेवाल होंगी, उसके बाद सौरभ भारद्वाज होंगे। तो आम आदमी पार्टी वो डूबी हुई पार्टी है जो देश के इतिहास के साथ और दिल्ली के जनता के संग दोगलापन है। कि संजय सिंह केजरीवाल को डुबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह ने कहा है कि 15 अगस्त का जो भाषण था वो किसी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, बल्कि एक नफरत से भरे हुए व्यक्ति का भाषण। नहीं, वो तो देश की जनता जानती है, 140 करोड़ जनता जानती है कि किसका भाषण था। संजय सिंह बताए ना कि किसका भाषण था। पहले ये जान ले कि जो व्यक्ति ये कहता है, टिकट चोर व्यक्ति को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। कौन टिकट चोर? मैम ना, अब इतना वो नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर ही केस हो जाए 4, ठीक है? क्योंकि आजकल राष्ट्रवादियों पे बड़े केस हो रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो एक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का नहीं था। जो भारत का प्रधानमंत्री बात करता है इकोनॉमी पे, बात करते हैं वन रैंक वन क्या इलेक्शन पर, देश के इतिहास पर चर्चा करना। अगर प्रधानमंत्री के वक्तव्य में आपको लगता है कि वो बयान गलत था, तो मैं आपको ये बता दूं कि संजय सिंह पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश की जनता क्या जानना चाहती है। आज देश की वही जिसकी बात कर रहे हैं वही 10वें से 5वें पे लेकर आया अर्थव्यवस्था। वही प्रधानमंत्री आज देश को उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेके जाने का काम कर रहा है जो कि आप लोगों ने रोक रखा था। संजय सिंह कहते थे ना कि हम मनमोहन सिंह चोर है, राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है। क्या हुआ कि आप उनके संग गठबंधन करने के लिए उतने उतावले हुए पड़े हैं? तो अपने वक्तव्य पे तो कायम हुए नहीं और मोदी के वक्तव्य पे बयान दे रहे, तो ऐसे नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, आखिर जनता चाहती किसको है, योगी को या फिर मोदी को? मैम देखिए, देश की जनता दोनों को चाहती है।
योगी को बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी को बनाने वाले योगी हैं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय पे योगी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, पर केजरीवाल कहते हैं कि रेस में अमित शाह भी लगे हुए हैं। केजरीवाल तो कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। केजरीवाल तो कहते थे मैं कभी जेल जा ही नहीं सकता, मेरे घर पे ईडी आएगी तो उसको वापस जाना पड़ेगा। क्या हुआ, घसीटते हुए क्यों लेके चले गए ईडी वाले? तो केजरीवाल की बात का उतना ही आप ध्यान रखिए जितना कि किसी पागल कुत्ते का रखा जाता है। केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिनका कोई भी किसी भी तरीके से आज के समय में राजनीति में कोई वर्चस्व नहीं रहा। केजरीवाल कहते दिल्ली की जनता पसंद करती है। मैम कौन सी जनता पसंद करती है? दिल्ली इलेक्शन आने वाला है ना, इस इलेक्शन में दिख जाएगा कि शराब माफिया, टैंकर माफिया, स्कूल माफिया, क्या नाम है, पूरे के पूरे यमुना माफिया और यहाँ की पूरी विकास माफिया, जो काम अगर केजरीवाल ने किया है तो उस पर दिल्ली की जनता बता देगी। हमें ये विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदार की छवि जो थी वो पूरा का पूरा धूमिल था और उसको उतारने का काम किसी ने किया है तो देश की जनता और 140 करोड़ जनता के साथ दिल्ली की जनता भी जुड़ी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि या तो हम पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे या फिर भारत में विलय कर लेंगे। वो तो देश की पूरी 140 करोड़ जनता कहती है। अच्छा। और उन्होंने क्या गलत कह दिया? जो विरोध कर रहे हैं या तो पाकिस्तान से उनको प्यार है या पाकिस्तान को उसका अब्बा मान के बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं वहाँ के मौलाना को ये बता देना चाहता हूँ कि आप जितने आतंकवादी पैदा करना चाहते हो कर लो, पर 2029 से पहले या तो आप नक्शे में रहोगे या तो कहीं बक्से में रहोगे, तय हो चुका है। वो लोग तो बोलते हैं कि हम 2047 तक गजवाए हिंद करेंगे। कल मोदी जी कह रहे थे कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। नहीं, वो अपने आप को गजवाए हिंद अपने घर में करें, भारत में करने की जरूरत नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो बात करते हैं वो सपने की बात करते हैं। कौन से सपने की? वो बात सोते हुए देखते हैं भैया, वो सपना बस सच नहीं होता है। मैम हुआ ना, 4 करोड़ लोगों को घर मिला, 57 लाख लोगों को क्या नाम है आयुष्मान योजना से फायदा। अयोध्या में क्यों हार गए? मैम कौन कह रहा है अयोध्या में हार गए? अरे अयोध्या से बीजेपी हारी तो है, लोग सरकार बन गई, उस पर आपने कभी नहीं बोला कि 140 करोड़ जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री बन गए, ये कभी नहीं चर्चा करने पे आया। अयोध्या हार गए, अरे अयोध्या तो कई बार हारे बीजेपी, तब चर्चा नहीं हुई। अयोध्या में ये नहीं बोला कि मंदिर बना दिया, आपने ये नहीं बोला कि आज उत्तर प्रदेश क्या नाम है भारत में सबसे दूसरे नंबर पे इकोनॉमी में, ये चर्चा नहीं हुई है। आप सबसे बड़ा क्या कमजोरी करते हैं? अयोध्या हार गए, वाराणसी हार जाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा नेता है जो देश के विकास की बात करता है? कौन करता है? कोई नहीं करता है। सब लालच, सबके मन में, सब नेताओं के मन में लालच है भैया, देश के विकास की कोई बात। आप बताइए कौन नहीं करता? आप बताइए कौन नहीं करता? राहुल गांधी से मैं चर्चा करता हूँ, राहुल गांधी कहते हैं जाति और पाति पे बात करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 140 करोड़ जनता को साथ में जोड़कर इस देश को अर्थव्यवस्था के रूप में 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये विकास की बात है या किस चीज की बात है? किताब में नहीं लिखा है विकसित भारत। विकसित भारत जो बना वो 5वें से 10वें से 5वें पे लाने पे बना है, ठीक है। और हम आने वाले जो 5 साल में इसमें तीसरे स्थान पे लाने की जो बात कर रहे हैं वो कारण नहीं है, दिखावा का कारण नहीं है कि हम हवाई बात करते हैं। तीसरे स्थान पे आएंगे भी और विकसित भारत बनाएंगे भी। देश में कह रहे 5 साल में विकसित भारत की ओर आप बढ़ेंगे, विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर योगी जी कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर 5 बार शोर सुनाया जाता है दिन भर में, वो भूल जाएंगे लोग। नहीं, ऐसा तो कोई बयान नहीं दिया है। नहीं दिया है, योगी जी ने बोला ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ये बोला है कि जो लोग देश में एक तरीके से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेता उनको विशेष धर्म का बताने का काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक इतिहास है उसको खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो वो नरेंद्र मोदी करेंगे। इतिहास से मिटाएंगे मैम, डंके की चोट पे बाबर का इतिहास मिटाएंगे, डंके मिटाएंगे। उन लोगों का अपना धर्म है, अपना मजहब है, इस्लाम है। मैम कौन धर्म मिटाने की बात कर रहा है? आप धर्म की बात क्या कर रहे हैं? इस्लाम अलग है और वक्त बोर्ड अलग है, बाबर अलग है, इस्लाम अलग है, औरंगजेब और मुगल अलग है, इस्लाम अलग है। वो भी इस्लामिक मैम इस्लामिक आतंकवादी थे जी। इस्लामिक आतंकवादी और इस्लाम में बहुत फर्क होता है। इस्लाम जो है वो सऊदी अरब से सीख लीजिए, ठीक है। अफगानिस्तान में देख लीजिए किस इस्लाम को पनपते थे, क्या आज आतंकवादी समर्थक बैठे हुए। बांग्लादेश में देख लीजिए किस इस्लाम को लेकर चलते थे कि वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, भारत के इतिहास में देखिए कि इस्लाम किसी भी तरीके से हावी नहीं हुआ, ना होने वाला है। क्यों? कश्मीर में तो हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, केरला में भी हुआ, कुछ समय पहले दिल्ली में भी हुआ था। इस्लाम किसकी वजह से हुआ? किनकी वजह? किसके वजह से हुआ? तो सेकुलर नेता की वजह से हुआ था ना, जो कहते थे ना कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहला अगर संसाधनों पर अधिकार है तो इस्लामिक लोगों का है, तो उसको खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस्लाम को इस तरीके से टारगेट करना क्या बीजेपी की नीयत है? मैम इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, देश की हर जनता को उसका अधिकार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिख भी है, अधिकार तो छीने जा रहे हैं, वक्फ
बोर्ड को बैन करके वक्फ बोर्ड में संशोधन वगैरह कर इस्लाम में कौन से 57 देश में आप ये बताइए वक्फ बोर्ड है? मुझे भारत के अलावा 57 देश में बताइए कहाँ पर वक्फ बोर्ड है? एक देश का नाम बताइए। वक्फ बोर्ड का इस्लाम से क्या लेना देना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्लाम से क्या लेना देना है? ये ढकोसला है कि लोगों को, मुसलमानों को डराया जा रहा है कि इस्लाम का उससे लेना देना है। इस्लाम का सिर्फ कुरान से लेना देना है और कंप्यूटर से लेना देना है। मोदी जी वही कहते हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। अगर ये गलत कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, तो मुसलमानों को अच्छा लगता है पत्थर चलाना तो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, हम बुलडोजर चलाते रहेंगे। बुलडोजर चला